हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता एमजीएचएम इंटर कॉलेज महाराजा एटा से आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं एक बार अपने इस चैनल में। आज मैं आपको बताता हूं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 4.3 और जिसमें एक थोड़ा सा नया टॉपिक है। मैंने पहले नहीं समझाया था जब इसके बेसिक इस चैप्टर के समझा रहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आप लोग करते आए हैं 10th क्लास से, फर्स्ट ईयर में भी शायद आपने किया हुआ 11th में, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक अगर हमें दिए हैं तो इसका सारणी की सहायता से क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। यानी यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं तब इसका क्षेत्रफल, तो ये मैंने क्षेत्रफल का चिन्ह निरूपित करने के लिए एक डेल्टा का निशान बनाया है। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। एक सारणी का आपको इस तरीके से याद भी रखना है कि बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं पड़ेगा। सबसे पहला शीर्ष x1 y1 वो पहली पंक्ति में लिख देना, दूसरा शीर्ष x2 y2 दूसरी पंक्ति में, तीसरा शीर्ष x3 y3 तीसरी पंक्ति में। लेकिन लास्ट में 1 1 1 ये स्तंभ जो है पूरा ये 1 ही होगा, क्योंकि जब मैं इसका प्रसार करूंगा तो x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, यही सूत्र होता है जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ते आए हैं। ये अब हम सारणी की सहायता से करेंगे, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। जैसे पहले मैं इसका क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, अगर किसी क्वेश्चन में तीन शीर्ष आपको देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट का थर्ड पार्ट किया, तीनों शीर्षों के निर्देशांक -2, -3, 3, 2 और -1, -8 अगर ये दे रखे हैं और ये आपसे पूछा गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो देखिए सूत्र ऊपर ही लिखा हुआ है, डेल्टा यानी क्षेत्रफल बराबर 1/2। पहला शीर्ष -2 -3 देखिए मैंने पहली पंक्ति में लिखा, दूसरा शीर्ष 3 2 दूसरी पंक्ति में लिखा और तीसरा शीर्ष -1 -8 तीसरी पंक्ति में लिखा। लास्ट वाला स्तंभ यही रहा, देखिए 1 1 1 ऐसे ही छोड़ देना। अब हम इसका प्रसार भी कर सकते हैं सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा बड़ी संख्याएं भी नहीं है, मैं इसका सीधा प्रसार कर सकता हूं। नहीं तो मैंने इसका त्रिगुण यूज किया, आपको थोड़ा दोबारा रिवाइज कराना था। अगर 3 1 आते हैं तो हम 2 0 भी ला सकते हैं। वो कैसे लाएंगे, R2 में से R1 को घटाया, यानी मैंने R2 को चेंज करा R2 माइनस R1 और R3 को भी चेंज कर दिया R3 माइनस R1 से। तो देखिए यहां पे वो 2 0 आ गई, R2 में से R1 घटाई R2 चेंज हो गई और R3 में से R1 घटाई R1 भी चेंज हो गई। R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, देखिए -2 -3 1 R2 भी चेंज हो गई आपकी और R3 भी चेंज हो गई। अब ये 2 0 हैं, सिर्फ इसलिए करना पड़ता है। अब मैं अगर इसका प्रसार करूं C3 के अनुदिश तो 0 वालों को हम लेंगे ही नहीं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका मान तो 0 ही होता है। केवल इसको देखना है, तो 1 के लिए मैंने -25 और -5, तो ये -30 आता है। ये मैंने मॉडुलस का चिन्ह इसलिए लगा रखा है, कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस का नहीं हो सकता। जैसे मेरा उत्तर यहां पे -30 आया तो -30/2 -15, लेकिन क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस का नहीं हो सकता तो यहां हम केवल प्लस का ही उत्तर लिखेंगे, 15 वर्ग इकाई, यानी माइनस वाला चिन्ह छोड़ देंगे। किसी चीज की लंबाई, जैसे रेखा की लंबाई होती है, वो कभी माइनस में नहीं हो सकती, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहां मॉडुलस का चिन्ह लगाया था। तो ये आपका उत्तर हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत सिंपल मेथड है, मैंने आपको इसका एक क्वेश्चन बता दिया। अब आता है दूसरा, 3 बिंदुओं के समरेखीय होने का प्रतिबंध। समरेखीय यानी कि कॉलिनियर, अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में हो, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उससे कोई त्रिभुज बन ही नहीं सकता, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। यानी ये जो सूत्र मैंने ऊपर लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब मैं इसी चीज को अगर 0 के बराबर रख दूं तो ये 1/2 बटे में चला गया, यानी यही सारणी का मान 0 हो सकता है। तो ये इसका सूत्र हम मानते हैं। तो अगर कभी भी आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि दिए गए 3 बिंदु समरेखीय हैं, तो आपको इस सारणी का मान 0 सिद्ध करके दिखाना है। या कभी कभी ऐसा दे रखा होता है कि अगर ये 3 बिंदु समरेखीय हैं तो k का मान ज्ञात करो, तो आपको ये 0 लेके चलना है, क्योंकि वो दे ही रखा है 3 बिंदु समरेखीय हैं तो k का मान निकालना है। लेकिन ध्यान रखें, अगर 3 बिंदु समरेखीय सिद्ध करनी है तो आपको इस सारणी का मान 0 सिद्ध करके दिखाना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने करता हूं, ये 3 शीर्ष दे रखे हैं। पहला वाला मान लीजिए x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है, तीसरा x3 y3 है। तो मुझे इस सारणी का मान, देखिए सूत्र में मैंने लिखा x1 y1 ये 1 हो गया, x2 y2 और ये 1 और ये x3 y3 ये 1। अब या तो मैं इसका प्रसार करूं सीधा
और नहीं तो आपको तो प्रगुण की सहायता से भी क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आ सकता है कि बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए कि इसका मान शून्य होगा। तो मैं आपको वही गुणधर्म बता रहा हूं, हम इसको बिना प्रसार किए कैसे सिद्ध करें कि सारणिक का मान शून्य होगा। शून्य केवल तभी हो सकता है जब किसी सारणिक की दो पंक्तियां दो स्तंभ समान हो जाएं, या सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ भी पूरी शून्य हो जाए। यहां देखिए मैंने ऐसा कोशिश की, मैंने C2 को चेंज करा C2 प्लस C1 से, क्योंकि अब C2 को चेंज करेंगे C2 प्लस C1 से तो यहां A प्लस B प्लस C आ गया, यहां A प्लस B प्लस C, यहां A प्लस B प्लस C। ये हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, तीनों जगह बना गया। अब देखिए दो स्तंभ समान हो गए, आंसर आ गया 0। इससे सिद्ध होता है कि दिए गए तीन बिंदु समरेखीय हैं। अब आता है इसका तीसरा टॉपिक इसी प्रश्नावली का, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ा था सरल रेखा के टॉपिक में, लेकिन यहां आपको सारणिक की सहायता से निकालना है कि दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या है। आपने जैसे ही पढ़ा कि तीन बिंदु समरेखीय होते हैं, तो तीन बिंदु समरेखीय के लिए यह प्रतिबंध होता है। अब मैं कहता हूं दो बिंदु अगर उससे सरल रेखा जानी है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, तो मैंने आपको 11th क्लास में भी बात बताई थी, एक बिंदु हमें इसमें अपने पास से मानना पड़ता है x, y, यानी वो x3 y3 जो बिंदु था, अगर ये मान लीजिए मैं उसकी जगह लिख दूं x, y, तो सूत्र यही रहा xy x1 y1 x2 y2 1 1 1। इस वाले x और y की जगह हम कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि ये व्यापक बिंदु होता है, मैंने 11th में भी बताई थी बात, बिना इसकी सहायता के हम समीकरण नहीं निकाल सकते। अब जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है, दो बिंदु आपको दे रखे हैं 3 1 और 9 3 से होकर जाने वाली सरल रेखा। तो पहले देखिए इस एक्स वाई की जगह कुछ नहीं लिखना आपको, दूसरा बिंदु 3, 1 और तीसरा बिंदु 9, 3, ये हमने ऐसे ही छोड़ दिए। और जब हम ये लेके चले बराबर 0 के, क्योंकि ये आपको सिद्ध नहीं करना, ये तो सरल रेखा का समीकरण है, तो पूरा सूत्र है, ये सिद्ध करना था, ध्यान रखें ये पूरा सूत्र है। तो जब हम इसे 0 के बराबर रखें, अब हम सीधा प्रसार भी कर सकते हैं, मैंने आपकी बार सीधा ही प्रसार कर दिया है, वो आप लोग जानते हैं, इस पंक्ति के अनुदिश किया है, तो इसका मतलब ये आप देख सकते हैं इसकी समीकरण आ गई x माइनस 3y बराबर 0। प्रसार वही क्या, पहली पंक्ति के अनुदिश प्लस माइनस प्लस, पूरा उत्तर आप खुद चेक कर सकते हैं, ये मैं दोबारा नहीं बता रहा कि ये कैसे करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब की बार इन्होंने ये बोला ये तीन बिंदु दे रखे हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट है क्योंकि यहां k लिखा हुआ है, और इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 35 वर्ग इकाई है, तो k का मान ज्ञात करो। पहला सवाल जो मैंने बताया था आपको, यहां क्षेत्रफल निकालना था, लेकिन यहां क्षेत्रफल दे रखा है, k का मान निकालना है। तो देखिए सूत्र यही है क्षेत्रफल का, ऊपर लिखा है 1/2 2 - 6, पहले पंक्ति में 5 4, दूसरी पंक्ति में k 4, तीसरी पंक्ति में 1 1 1 बराबर 35। ये दो को मैं गुणा में ले गया, यानी ये मान 70 हो जाएगा। इसका भी मैंने सीधा प्रसार कर दिया, या आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। ये प्रसार करने के बाद मॉडुलस के अंदर आता है 50 माइनस के 10 के बराबर 70। इसमें भी क्योंकि 10 कॉमन था तो मैंने 10 बाहर निकाल दिया, तो अंदर बचा केवल 5 माइनस के मॉडुलस के अंदर बराबर 70। 10 को भी हम बटे में ले गए, तो मॉडुलस के अंदर 5 माइनस के बराबर 7। अब आप लोगों के दिमाग में शायद ये बात आएगी, हम 5 माइनस के को 7 के बराबर रख दें, के का उत्तर आ जाएगा, लेकिन ऐसा केवल एक उत्तर आएगा, क्योंकि मैंने कहा था अगर मॉडुलस का मान 7 है तो ये अंदर की जो वैल्यू है ये प्लस के 7 भी हो सकती है और ये माइनस के 7 भी हो सकती है, क्योंकि माइनस के 7 का मॉडुलस भी तो प्लस के 7 ही होता है। इसलिए हम 5 माइनस के को एक बार तो लेंगे प्लस के 7 और एक बार 5 माइनस के को लेंगे माइनस के 7। देखिए 7 का मॉडुलस भी 7 ही आएगा और माइनस 7 का मॉडुलस भी 7 ही आएगा। तो ऐसा करने पे के दो उत्तर आए, के का मान -2 और के का मान 12। तो ये प्रश्नावली केवल डिपेंड थी त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 शीर्षों से होकर जाने वाले समरेखीय बिंदु या सरल रेखा का समीकरण। अगली प्रश्नावली जिसमें सहगुणनखंड है यानी 4.4, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।